नॉर्थ वर्सेस साउथ, भले ही ये चीज़ तुम्हें सुनने में अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से हर चीज़ में काफ़ी आगे है। और ये चीज़ मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, प्योर डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नंबर बताता हूँ जो तुम्हें खुद बता देगा कि यार नॉर्थ और साउथ में एक्चुअली कितना डिफरेंस है। तेलंगाना का एक एवरेज आदमी बिहार के एक एवरेज आदमी से 6 गुना ज्यादा कमाता है। सेम देश, सेम रुपी, सेम पासपोर्ट, सेम पीएम, सेम कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी दोनों तरफ इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? बोथ नॉर्थ और साउथ इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिकली ये दोनों एक अलग प्लैनेट जैसे बिहेव करते हैं। आज मैं ना नॉर्थ की साइड लूंगा ना साउथ की, प्योर डेटा के बेसिस पे तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा क्यों नॉर्थ और साइड में इतना बड़ा डिफरेंस है, और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ बताऊंगा क्यों कहीं ना कहीं नॉर्थ ओवर द पास्ट 40-50 ईयर्स साउथ से काफी पीछे रह गया। तुम्हें 4 रीजन से समझाने की कोशिश करूंगा क्यों नॉर्थ इंडिया कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड रह गया। ये सिर्फ कोई एक पॉलिसी की गलती नहीं है, बल्कि पूरा एक सिस्टम का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसी के साथ 2026 का एक ऐसा टाइम बॉम्ब चल रहा है जिसके बारे में कोई पॉलिटिशियन सीधा बात नहीं कर रहा है, और अगर इस चीज के बारे में बात नहीं करी गई, सॉल्व नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब कर सकती है। सबसे पहले कि इंडिया का मैप देखो, ये कोई नॉर्मल मैप नहीं है, ये इंडिया का डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी शो करता है। तो एक बार इस मैप को जब तुम ढंग से देखोगे, तुम एक चीज नोटिस करोगे, साउथ देखोगे तो हर जगह ब्लू, डार्क ब्लू है। हर जगह, भले वो कोस्टल रीजन्स हो, रूरल एरियाज हो, हर छोटी छोटी जगह पे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, टाउन्स बने हुए हैं, जो दिखाता है कि वहाँ का जीडीपी काफी ज्यादा है। इसी को तुम नॉर्थ से या सेंट्रल से कंपेयर करोगे, तुम देखोगे वहीं पे दूसरी तरफ रेड है, ऑरेंज है, डीप रेड है। ये डेंजर जोन्स है और ये दिखाता है कि वहाँ का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो काफी कम है। दोनों इंडिया का ही मैप, लेकिन दोनों एक अलग कंट्रीज जैसा दिखता है। अब नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $4,745 है। वहीं पे बिहार का पर कैपिटा इनकम है $813। पर कैपिटा इनकम का ये मतलब होता है कि एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितना कमाता है पूरे साल भर में। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन दोनों स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। एवरेज साउथ इंडियन स्टेट, एवरेज नॉर्थ हिंदी बेल्ट से 300 से 400% ज्यादा रिच है। 3 से 4 गुना ज्यादा सेम देश में। एक बार तुम जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखो, तुम्हें खुद और चीजें रियलाइज होगी। साउथ इंडिया की पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया से कम भी 20 करोड़ कम है, और कहीं पे हम देखेंगे तो साउथ इंडिया जीडीपी का टोटल कंट्रीब्यूशन करता है 2.15 ट्रिलियन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 55%। वेयरएज नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन साउथ इंडिया से 20 करोड़ ज्यादा है, लेकिन डिस्पाइट दैट उनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है 1.73 ट्रिलियन, विच अकाउंट्स टू 44.5%। नॉर्थ इंडिया में लोग ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो साउथ इंडिया से कम है। कंपैरिजन के लिए एक और चीज बताता हूँ, कर्नाटका का एक अकेला स्टेट 5.5 लाख करोड़ जितना एक्सपोर्ट करता है। ये अमाउंट कितना बड़ा होता है? पूरे झारखंड का जीडीपी 5 लाख करोड़ है। एक स्टेट का सिर्फ एक्सपोर्ट दूसरे पूरे स्टेट के पूरे जीडीपी जितना है। और एक और चीज सुन लो, ये सिर्फ आईटी की वजह से नहीं है। तमिलनाडु इंडिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। हैदराबाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। केरला, इंडिया में जितना भी सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिडेंस आता है, फॉरेन से पैसा आता है, ये केरला वाले स्टेट में आता है। इसी के साथ चेन्नई में फॉक्सकॉन का प्लांट है, सैमसंग का प्लांट है। ये सिर्फ ज्योग्राफी का फायदा नहीं है। तो हम समझते हैं क्यों है ऐसा कि ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग हमारे साउथ इंडिया में होता है और ना कि नॉर्थ इंडिया में। आज की वीडियो का पर्पस ये नहीं है तुम्हें ये बताना कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से जीडीपी में कितना आगे है, लेकिन ये समझाना है कि ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्यों और इस चीज को कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं। एक स्टेट का डेवलपमेंट कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मैं तुम्हें फ्रेम बाय फ्रेम बताऊंगा कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से साउथ इंडिया कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया से काफी आगे निकल गया। सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि कोई भी रीजन एग्जैक्टली डेवलप या बर्बाद एग्जैक्टली होता क्यों है। इसको 4 चीजों से समझाने की कोशिश करता हूँ। फैक्टर 1, पॉलिसी सीक्वेंसिंग। कौन सी पॉलिसी पहले आई, कौन सी बाद में आई। अगर सीक्वेंस गलत हो तो सबसे सही नियत वाली इकोनॉमी भी बर्बाद हो सकती है। फैक्टर 2, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, ट्रेन्ड है? क्या वुमन वर्कफोर्स एक्चुअली इन्वॉल्व है या घर में बैठी है? ह्यूमन कैपिटल किसी भी इकोनॉमी का सबसे असली रॉकेट और फ्यूल होता है, बाकी सब चीजें सिर्फ व्हीकल होती है। फैक्टर 3, इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग। एक फैक्ट्री आती है तभी वहाँ पे सप्लायर आता है, सप्लायर आता है तो वर्कफोर्स आती है, वर्कफोर्स आती है तो स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, बैंक्स बनते हैं। अगर एक क्लस्टर कंपाउंड नहीं करेगा तो फिर ग्रोथ होना उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। फैक्टर 4, डेमोग्राफिक बिहेवियर। पॉपुलेशन कितनी फास्ट बढ़ रही है, कितने लोग कमा रहे हैं वर्सेस कितने लोग घर में बैठ के बस खा रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। इनफैक्ट डिपेंडेंसी रेशो अकेले एक पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है या बना भी सकता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ नॉर्थ वर्सेस साउथ में इन चारों फैक्टर्स में कैसे खेला गया है। सबसे पहले नॉर्थ पीछे क्यों रह गया? इट वॉज नेवर जस्ट वन पॉलिसी, इट वॉज अ सिस्टम वाइड फेलियर। जो पॉलिसी सीक्वेंसिंग की बात करी हमने थोड़ी देर पहले, नॉर्थ इंडिया ने कहीं ना कहीं वो चीज इनिशियल स्टेज में ही फेल कर दी थी। बात है 1952 की। इंडिया सिर्फ 5 साल पहले अभी इंडिपेंडेंट हुआ था। नेहरू गवर्नमेंट का विजन था इंडस्ट्रियलाइज करो। प्रॉब्लम एक ही थी, इंडिया का सारा कोल, आयरन और स्टील सिर्फ एक रीजन में मिलता था,
बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। नॉर्मल इकोनॉमीज क्या कहती है, फैक्ट्रीज वहां बनाओ जहां रॉ मटेरियल होता है। बिहार नेचुरली इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट ने कहा हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को सब्सिडाइज करेंगे, रॉ मटेरियल सब जगह सेम प्राइस का मिलेगा। इसी वजह से फैक्ट्री ओनर्स ने सोचा अगर कोल सेम प्राइस का हर जगह मिलने वाला है तो मैं बिहार में फैक्ट्री खोलूं ही क्यों। बिहार में तो पोर्ट भी नहीं है, बिहार से एक्सपोर्ट करना मुश्किल है, कोस्टल रीजन काफी बेटर रहेगा। इसी वजह से ये हुआ कि जो भी फैक्ट्रीज लगी वो मुंबई और चेन्नई की तरफ लगी, और इसी वजह से बिहार बन गया एक रॉ मटेरियल कॉलोनी। रिसोर्सेज बिहार से निकलती थी, लेकिन वैल्यू एडिशन एक्चुअली कोस्ट पे होता था। सारा प्रॉफिट कोस्ट वाली चीजें रखती थी, सारा ग्रोथ वहां पे होता था, और बिहार को वापस में मिलता था तो सिर्फ माइनिंग का पॉल्यूशन। और ये पॉलिसी 40 साल तक चली। 40 साल में 2 पूरी जनरेशन परमानेंटली गरीब हो गई। और इसके बाद जब ये पॉलिसी हटी, उसके बाद जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। इसलिए कोई भी फैक्ट्री ओनर जब सोचता था कि यार अगर मेरे को फैक्ट्री लगानी है, कोई भी बिहार को चूज करता ही नहीं था, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, वहां पे स्किल्ड लेबर नहीं थे, वहां पे रोड्स नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था, स्किल्ड लेबर नहीं था। एज रिजल्ट क्या हुआ, सारी कंपनी, सारी फैक्ट्रीज वहीं पे रही जहां पे ऑलरेडी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड था। बिहार में अगर फैक्ट्री लगानी हो तो पहले रोड बनाओ, पोर्ट के लिए अरेंजमेंट्स करो, स्किल सेंटर बनाओ, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। वेयरएज मुंबई को कुछ भी नहीं करना, वो ऑलरेडी रेडी है टू स्टार्ट सेलिंग, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स। इसलिए सिर्फ एक गलत पॉलिसी की वजह से 70 साल का कंपाउंडेड डैमेज हुआ। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, ह्यूमन कैपिटल फेलियर। एजुकेशन का काम सिर्फ नौकरी लाना नहीं होता है। फ्रेट पॉलिसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी चल रही थी। नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन का क्या गोल था, बस सरकारी नौकरी लेना। IAS बनो, PCS बनो, क्लर्क बनो। इंजीनियरिंग, साइंस, इनोवेशन, वो सब क्या होता है नॉर्थ वालों को पता ही नहीं था। इसी वजह से नॉर्थ इंडियन प्राइमरी स्कूल्स का क्या हाल था, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आते नहीं थे, अटेंडेंस फेक लगती थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम डिजास्टर था। 1960s में बिहार की लिटरेसी रेट 18% थी, वहीं पे सेम टाइम पे तमिलनाडु की लिटरेसी रेट 37% थी। 2 गुना फर्क था 1960s में ही। इसी वजह से जब 1991 में IT बूम आया और कंपनीज को नए इंजीनियर्स चाहिए थे, नॉर्थ के पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। अगेन ये कोई एक डेकेड की गलती नहीं थी, ये 40 साल की एजुकेशन नेग्लेक्ट करने का कंपाउंडेड रिजल्ट था कि जब कंपनीज आई एजुकेशन के लिए, जॉब देने के लिए, तब नॉर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज, इनफ ह्यूमन कैपिटल ही नहीं था। रीजन 3, इंडस्ट्रियल क्लस्टराइजेशन नेवर रियली हैपेंड। फ्रेट पॉलिसी की वजह से मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज थी वो कोस्ट पे चली गई थी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, नॉर्थ में क्लस्टर कभी बन ही नहीं पाया। एक फैक्ट्री नहीं आई तो सप्लायर नहीं आया, सप्लायर नहीं आया तो इंडस्ट्री नहीं बनी, इंडस्ट्री नहीं बनी तो स्किल्ड फोर्स भी नहीं आई, और जब वहां पे कोई स्किल्ड फोर्स नहीं थी तो वहां पे इन्वेस्टर्स नहीं आए, और ये चीज कंपाउंड में चलती रही। इसी की वजह से गरीबी बढ़ती रही, लोगों को जॉब नहीं मिली, और लोगों को सस्ता या लो क्वालिटी का काम करना पड़ा जो GDP में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। आज पुणे में 1000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि एक टाटा प्लांट 1940s में वहां पे आ गया था। एक एंकर आया, सिर्फ एक। बिहार में वो एंकर कभी आ ही नहीं पाया, और जब एंकर नहीं आता ना तो पूरा क्लस्टर ही नहीं बन पाता। ये एक कंपाउंडिंग डोमिनोज इफेक्ट है, और जो क्लस्टर मैंने भी बताया प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो सेम चीज पोवर्टी के लिए भी काम करती है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। रीजन 4, डेमोग्राफिक ट्रैप। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन साउथ इंडिया से ज्यादा है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता था, लेकिन उसकी जगह वही चीज उनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन गई। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में एवरेज में एक घर में एक मर्द होता है कमाने वाला, और 5 से 6 लोगों की वो देखभाल करता है, उनको खाना खिलाता है। कमाई होती है सिर्फ 1% से, लेकिन उसको देखभाल करनी होती है 5 से 6 लोगों की। एज अ रिजल्ट क्या होता है, सेविंग जीरो हो जाती है, इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है, इमरजेंसी फंड्स नहीं बन पाते, और एक बार अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो पूरा घर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इकोनॉमिस्ट इसी चीज को हाई डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, जब कमाने वाला एक हो और उस एक पर्सन को 5 से 10 लोगों की देखभाल करनी हो। ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इन द वर्स्ट के सिनेरियो अगर एक पर्सन को कुछ हो जाता है फ्यूचर में तो पूरा परिवार गरीब बनने की पॉसिबिलिटी रखता है। बिहार का डिपेंडेंसी रेशियो अमॉन्ग द इंडिया हाईएस्ट में आता है, वेरएज तमिलनाडु का ये सेम रेशियो लोएस्ट है। इसका रीजन है वुमन वर्कफोर्स। नॉर्थ में 10% वुमेन्स काम करती है, साउथ में 25 से 30%। एक साउथ इंडियन घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनकम डबल हो जाती है, सेविंग डबल हो जाती है, इमरजेंसी फंड के लिए पैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होते हैं। इसी की वजह से पॉवर्टी ट्रैप इवेंचुअली टूटने लग जाता है। ये 4 रीजंस हैं, 4 लेयर्स हैं साइमल्टेनियस फेलियर की, और साउथ ने इन चारों में कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया से काफी अपोजिट स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से आज साउथ इंडिया कहीं ना कहीं ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। इसी के साथ तमिलनाडु के CM कामाराज ने 1950s में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से साउथ इंडिया को उसका इफेक्ट 10 से 15 साल बाद मिला। कामाराज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया था, बच्चे स्कूल नहीं आते क्योंकि वो गरीब हैं, और वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं आते, और ये एक पॉवर्टी ट्रैप है। उन्होंने सोचा अगर हम इस साइकिल को किसी तरीके से तोड़ दें तो कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक सिंपल चीज चालू करी, वो थी मिड डे मील स्कीम। स्कूल आओ और फ्री खाना मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा। मिड डे स्कीम की वजह से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, ये सोच के कि उनका खाना कवर हो जाएगा, उनको क्वालिटी खाना मिलेगा।
वो चीज़ तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों ने एग्जैक्टली पढ़ाई करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी लिटरेसी रेट बढ़ने लगी। दिन की एक फ्री मील ने तमिलनाडु की लिटरेसी की फाउंडेशन बना दी। ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट था जो डेकेड्स तक चला। इसी वजह से 1940 से 1980s के बीच में साउथ इंडियन स्टेट्स ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे काफी सीरियसली फोकस किया। फिर जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, जब बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज इंडिया में आई, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब आते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि हमें इंजीनियर्स चाहिए, किसके पास है? साउथ इंडिया हाथ खड़ा करता है कि हमारे पास है, हम पिछले 40 साल से अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। वैसे नॉर्थ इंडिया में क्या हाल था? वहाँ पे इंजीनियरिंग का गोल था ही नहीं, वहाँ पे लोग बस सरकारी नौकरी चेस कर रहे थे। प्राइमरी स्कूल में टीचर्स एब्सेंट थे और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बेकार था। इसी वजह से जो आईटी बूम था वो बैंगलोर गया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया और लखनऊ और पटना जैसे शहरों में नहीं गया। ये कोई लक नहीं था, ये 40 साल की ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था। अब हम फाइनली बात करते हैं 2026 के एक ऐसे टाइम बॉम्ब के बारे में जिसके बारे में पॉलिटिक्स में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये चीज है 2026 का डीलिमिटेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको पार्लियामेंट्स में उतनी ही ज्यादा सीट्स मिलेगी, व्हिच बेसिकली मींस मोर पीपल इज इक्वल टू मोर पॉलिटिकल पावर। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी ने ये सीट्स फ्रीज कर दिया था। रीजन बहुत सिंपल था कि यार जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे फोकस कर रहे हैं हमें उनको पेनलाइज नहीं करना चाहिए, और वो फ्रीज 2026 में खुलेगा। अब एक बार समझने की कोशिश करो कि साउथ इंडियन स्टेट इस चीज से गुस्सा क्यों है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स की जो फर्टिलिटी रेट है वो है 1.6 से 1.7, जो यूरोपियन लेवल जितनी है। वहीं पे बिहार, यूपी, राजस्थान का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.5 से 3 है। 2026 के बाद सीट पॉपुलेशन से बनेगी। इसका यह मतलब है नॉर्थ इंडियन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको पार्लियामेंट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और साउथ को कहीं ना कहीं कम मिलेगा। तो साउथ का गुस्सा होने का रीजन ये है कि उन्होंने इकोनॉमिकली ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, पॉपुलेशन कंट्रोल करी और उसके बाद भी उनको पार्लियामेंट में कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जस्ट बिकॉज उन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया। ये वही बात है, डू द राइट थिंग एंड ऑल्सो गेट पनिश्ड फॉर इट। इसी के साथ मैं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताऊंगा, लेकिन इकोनॉमिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, गुटका बेल्ट। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान इंडिया के सबसे ज्यादा गुटका कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं और इंडिया के सबसे गरीब स्टेट्स भी। क्या ये चीज सच में कोइंसिडेंस है? बिल्कुल भी नहीं। एक आदमी जो होपलेस होता है, जिसको अपना फ्यूचर नहीं दिखता है, जिसके पास जॉब नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, सिर्फ वही एक चीपेस्ट डोपामिन ढूंढता है। गुटका पॉवर्टी का कॉज नहीं है, बल्कि गुटका पॉवर्टी का एक सिम्टम है, और जब तक तुम सिस्टम ट्रीट करोगे डिजीज ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नॉर्थ इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। आज भी यूपी और बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स पूरा देश चलाते हैं, भले ही वो कंस्ट्रक्शन हो, फैक्ट्रीज हो, डिलीवरीज हो, रेलवे हो, सिक्योरिटीज हो। मेहनत करने की कैपेसिटी फुल्ली है, सिर्फ वो अपने देश में अपने स्टेट की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं। एक बार इमेजिन करो, अगर यही यूथ अपने शेल्टर में जॉब्स पाता है, लोकल फैक्ट्रीज में काम करता है, तो क्या पिक्चर होगी। साउथ इंडिया कोई अलग स्पीशीज नहीं है, वो इंडियन सिस्टम है, वही सेम लोग हैं, वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्क सिर्फ 4 चीजों का है, पॉलिसी सीक्वेंसिंग, ह्यूमन कैपिटल, इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग और डेमोग्राफिक बिहेवियर। इन चारों में अगर नॉर्थ ने अभी सीरियसली शिफ्ट किया तो 20 साल बाद ये वीडियो आउटडेटेड हो जाएगी और मेरे को वही दिन देखना है। और मैं तुमसे एक और चीज पूछ के जाता हूँ, अगर एक गलत पॉलिसी 40 साल में एक पूरी रीजन का स्पाइन तोड़ सकती है तो एक सही डिसीजन 40 साल में बना भी सकती है। खुद सोच के देखो। इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करना जो इंडिया पे सिर्फ गाली के बेसिस पे आर्ग्यू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड यू विल कीप सीइंग मी अराउंड। दिस वाज अर्पित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।